morning, dear student. At first, congratulations to all of you. You all have been promoted in class 8th. As you know, I am your SST teacher, and today onwards we are starting our online classes. And today we are going to start chapter number 1st of SST, and the topic is the advent and expansion of the British power in India. Means इंडिया में ब्रिटिशर्स का आगमन कैसे हुआ और उन्होंने अपना साम्राज्य यहाँ पर किस तरह से फैलाया. We are starting chapter number 1st, the advent and expansion of British power in India. तो एडवेंट का मीनिंग होता है आगमन और एक्सपेंशन का मतलब होता है विस्तार. तो किस तरह से ब्रिटिश पावर ने इंडिया में अपना आगमन किया, मतलब कि किस तरह से इंडिया में एंटर किया और किस तरह से उन्होंने अपने साम्राज्य को यहाँ पर बढ़ाया. तो आफ्टर द इन्वेंशन ऑफ अलेक्जेंडर, द हिस्ट्री ऑफ इंडिया इज अ लॉन्ग सागा ऑफ द कंटिन्यूअस स्ट्रगल एंड कॉन्फ्लिक्ट. तो जैसा कि हम जानते हैं कि अलेक्जेंडर ने जो आक्रमण किया था उसके बाद से लगा करके इंडिया की जो हिस्ट्री है, ओके, वो एक बहुत लंबी कथा है संघर्षों की और विवादों की. द वास्ट रिसोर्सेज ऑफ इंडिया हैड बीन अ सोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू मेनी क्लैंस एंड इन्वेडर्स. तो जो हमारा इंडिया है, इंडिया में इतने ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेज से इतना ज़्यादा रिच था कि जिसकी वजह से बहुत सारे अलग अलग इन्वेडर्स और क्लैंस यहाँ पर आकर के हमेशा आक्रमण करते रहे. तो उनमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं जैसे कि साका, यूनास, मंगोल्स. Some of these invaders either return after their defeat or become a part of this country by intermingling in the social cultural life. Okay, तो उसके बाद क्या होता है कि उनमें से जो कुछ इन्वेडर्स होते हैं, ओके, आक्रमणकारी होते हैं, वो तो हार करके यहाँ से वापस अपने कंट्री या फिर जो अपनी उनकी जो प्लेस होती है वहाँ पर लौट जाते हैं, और कुछ जो होते हैं वो यहीं इंडिया में ही रह जाते हैं और इंडिया का ही एक पार्ट बन जाते हैं. उनका कुछ जो रीति रिवाज होते हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर लेते हैं और कुछ हमारे इंडिया का वो अडॉप्ट कर लेते हैं. द मुगल्स एस्टेब्लिश्ड अ माइटी एम्पायर इन नॉर्थ ऑफ इंडिया. नॉर्थ इंडिया में बहुत बड़ा शासन था मुगलों का. ड्यूरिंग द मुगल रूल मेनी कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज बिटवीन. तो जब मुगलों का शासन था तब भी मुगलों के भी खिलाफ बहुत सारे कम्युनिटीज़ थी. उनमें से कुछ हैं जैसे कि मुगल राजपूत, मुगल सिख एंड मुगल मराठास. After the establishment of Mughal power, many European powers came to India. The prominent among them were Portuguese, Dutch, the British and the French. Okay, तो जैसे मुगलों का शासन यहाँ पर स्थापित हो गया उसके बाद बहुत सारी यूरोपियन कंपनियाँ मतलब कि विदेश की जो कंपनियाँ होती है वो यहाँ पर आती हैं और उनमें से कुछ के नाम हैं पुर्तगीज, ब्रिटिश, डच एंड फ्रेंच. तो जब इतनी सारी कंपनियाँ एक साथ इंडिया में आती हैं तो उन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट, मतलब उन सब के बीच में कंपटीशन एक और कॉन्फ्लिक्ट, ओके, मतलब कि एक प्रतियोगिता और एक विवाद उन सब के बीच में भी स्टार्ट हो जाता है. कॉन्फ्लिक्ट्स अरोज अमंग देम फॉर ट्रेड एंड आफ्टरवर्ड्स फॉर कैप्चर ऑफ पॉलिटिकल पावर. ओके, उनके बीच में जो कंपटीशन था या फिर जो विवाद था वो क्या था कि किसी भी तरह से यहाँ से इंडिया में उनको व्यापार करना है और उसके बाद फिर धीरे धीरे करके इंडिया को अपने कैप्चर में कर लेना, मतलब कि अपने अंडर में कर लेना है. सो अमंग देम ब्रिटिश सक्सेस टू एस्टेब्लिश देयर पावर इन इंडिया. तो कौन कौन सी कंपनीज आई थी? पुर्तगीज, फ्रेंच, ब्रिटिश एंड डच. तो इनमें से जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो यहाँ पर अपना शासन स्थापित करने में सफल हो जाते हैं. द पीपल ऑफ इंडिया स्ट्रगल against the British to achieve independence. The people of India actively took part in the freedom movement and ultimately achieved independence in the year 1947. तो इस तरह से जब इंडिया ब्रिटिशर्स के कैप्चर में हो जाता है तो उसके बाद इंडिया को वापस से अपना अधिकार, मतलब कि अपनी स्वतंत्र कराने के लिए अपनी कंट्री को अपने अधिकार वापस पाने के लिए उनको बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है. द पीपल ऑफ इंडिया एक्टिवली टुक पार्ट इन द फ्रीडम मूवमेंट. तो इस तरह से जिस तरह जो फ्रीडम मूवमेंट होता है, मतलब कि इंडिया को फ्री कराने का जो आंदोलन होता है उसमें सारे इंडियंस, जो इंडिया के सारे लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं और अंत में जाकर के 15 अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस हो जाता है. कमिंग चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट द ग्लोरियस स्ट्रगल फॉर इंडियन इंडिपेंडेंस. तो किस तरह से स्ट्रगल करके हमको हमारी आज़ादी
प्राप्त हुई है उसके बारे में हम और नेक्स्ट चैप्टर में। द अराइवल ऑफ यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनीज टू इंडिया, किस तरह से व्यापारिक कंपनियां इंडिया में पहुंची। तो हर किसी को तो इंडिया का कोई रूट पता नहीं था, तो सबसे पहले जो वास्को डी गामा होता है और बार्थोलोमेओ डियाज दोनों मिलकर के सी रूट की खोज करते हैं, और उसी के तहत चलते हुए कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका इन 1492 में कोलंबस होता है, कोलंबस नाम का व्यक्ति अमेरिका की खोज करता है। जो बार्थोलोमेओ होता है वो गुड होप 1487 में, और वास्को डी गामा हमारे भारत में की खोज करता है। तो सबसे पहले जब वास्को डी गामा भारत में आता है तो वो कालीकट इन द वेस्टर्न कोस्ट, ओके, जो कलकत्ता नाम की जो प्लेस है अभी वहाँ उसके वेस्टर्न कोस्ट पर उतरता है 1498। तो इस तरह से भारत की खोज किसने की थी, वास्को डी गामा ने, और कब की थी, 1498 में। पुर्तगीज इन इंडिया, How the Portuguese came in India. Vasco da Gama arrival in 1498 in India opened the door for other European traders. तो इस तरह से जब वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर ली तो इस तरह से पुर्तगीज और पुर्तगीज के साथ साथ दूसरे भी जो व्यापारिक कंपनियां थी वो भारत में आना स्टार्ट हो गई। द एम्परर एंड किंग इन इंडिया वेलकम्ड द यूरोपियन ट्रेडर्स फॉर वेरियस रीजन्स। तो जो हमारे इंडिया के जो अलग अलग एरिया के जो किंग थे, ओके, और जो एम्परर जो सम्राट थे उन्होंने भी यूरोपियन ट्रेडिंग कंपनी का हमारे यहाँ पर पहले तो स्वागत किया। पुर्तगीज वर द फर्स्ट टू लैंड इन इंडिया फॉर ट्रेड। तो इस तरह से जो इंडिया में व्यापार करने के लिए जो सबसे पहले यूरोपियन कंपनी आई थी उसका नाम वो कहाँ की थी, पुर्तगाल की थी। आफ्टर पुर्तगीज डच केम इन इंडिया। तो द डच वर रेसिडेंट ऑफ हॉलैंड, ओके, वो कहाँ के रेसिडेंट थे, हॉलैंड के। द डच ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1602 इन हॉलैंड फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो डच हॉलैंड में ही की गई थी 1602 में, लेकिन उसका व्यापार किससे व्यापार करने के लिए इसको बनाया गया था, इंडिया से। इन ऑर्डर टू स्टेब्लिश कंट्रोल ओवर ट्रेड इन इंडिया कॉन्फ्लिक्ट अरोज द डच एंड द पुर्तगीज। तो इस तरह से इंडिया के व्यापार पर अपना कंट्रोल करने के लिए दोनों कंपनियों के बीच में अब विवाद होने लगा, पुर्तगीज और डच के बीच में। इन विच द पुर्तगीज वर डिफीटेड, पुर्तगीज है वो हार गए। एंड सून आफ्टर डच स्टेब्लिश ट्रेडिंग हाउसेज इन, तो उसके बाद जब पुर्तगीज हार गए तो डच ने अपने ट्रेडिंग सेंटर यहाँ पर स्टेब्लिश कर लिए, कोरामंडल कोस्ट, गुजरात, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। और उनकी जो सबसे पहली फैक्ट्री थी वो उन्होंने सेटअप की थी मछलीपट्टनम में। इसके अलावा डच कुछ जिन मेन चीज़ों का व्यापार करते थे वो कौन कौन सी हैं, स्पाइसेस, मसाले, इंडिगो, नील, रो सिल्क, लीड, शीशा, राइस एंड ओपियम। द मेन डच फैक्ट्री वॉज एट पुलिकट, ओके, जो मैं डच की जो मेन फैक्ट्री थी वो पुलिकट में थी, और उनके द्वारा जो गोल्ड कॉइन्स को मिंट किया गया था उस कॉइन का नाम है पागोदा। द इंग्लिश इन इंडिया, नाउ हाउ द इंग्लिश केम इन इंडिया। Like other European nations, English were also keen to have trade relation with India। और कंट्रीज की तरह जो इंग्लिश का मीनिंग है यहाँ पर ब्रिटिश, ओके, जो ब्रिटिशर्स थे वो भी इंडिया से जो व्यापारिक संबंध को कायम करना चाहते थे। द लीडिंग कैपिटलिस्ट इन ब्रिटेन फॉर्म्ड द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑन 31 दिसंबर 1600। तो इस तरह से जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की जो स्थापना है वो कब होती है, 31 दिसंबर 1600 को। एंड क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट ऑफ इंग्लैंड इशूड अ चार्टर प्रोवाइडेड 15 years मोनोपोली इन ट्रेडिंग। तो इस तरह से जो इंग्लैंड की महारानी होती है एलिजाबेथ फर्स्ट, वो इस कंपनी को 15 साल के लिए व्यापार करने के लिए उनको मतलब कि एकाधिकार देती है। इन इंडिया द इंडो ओरिएंटल कंपनी वॉज फॉर्म्ड इन 1664 इन फ्रांस फॉर ट्रेडिंग विथ इंडिया। तो सेम उसी सीक्वेंस में जब हम चलते हैं तो जो फ्रेंच है वो भी इंडिया से व्यापारिक संबंध कायम करना चाहता है। तो फ्रेंच में इंडो ओरिएंटल कंपनी के नाम से एक कंपनी की स्थापना की जाती है 1664 में, क्यों, इंडिया से व्यापार करने के लिए। इंडिया फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी इन इंडिया, इंडिया में फ्रेंच ट्रेडिंग कंपनी के आने के बाद में नाउ द रिवेलरी स्टार्टेड बिटवीन ब्रिटिश एंड फ्रेंच। अब जो रिवेलरी कहती है, जो प्रतियोगिता होती है या फिर जो कंपटीशन होता है, वो कंपटीशन किस किस के बीच में स्टार्ट होता है, फ्रेंच और ब्रिटिश के बीच में। द फ्रेंच हैड टू सफर डिफीट, और उसमें
जो फ्रेंच होते हैं वो हार जाते हैं और आखिरी में उनको यहाँ से ब्रेकअप करके जाना पड़ता है। एंड कंसोलिडेशन ऑफ ब्रिटिश पावर इन इंडिया, किस तरह से जो मुगल एम्पायर होता है उसका पतन होता है, मतलब कि वो खत्म होता है और धीरे धीरे जो ब्रिटिश पावर होता है उसमें जाकर के मिल जाता है। द मुगल एम्पायर वॉज एस्टेब्लिश्ड बाय बाबर इन 1526 में जो मुगल एम्पायर होता है बाबर, उसके द्वारा मुगल एम्पायर की स्थापना की जाती है 1526 में। इट गेन स्टेबिलिटी एंड फेम एंड बिकेम पावरफुल बाय द एफर्ट ऑफ अकबर began to disintegrate after the death of Emperor औरंगजेब। तो इस तरह से जब बाबर जो मुगल एम्पायर होता है वो बहुत ज़्यादा स्टेब्लिश, मतलब कि बहुत समय तक उनका शासन होता है, बहुत ज़्यादा वो जाने भी जाते हैं और बहुत ज़्यादा पावरफुल भी हो जाते हैं, क्योंकि जो बाद में उसके जो उत्तराधिकारी आते हैं अकबर, वो भी ज़्यादा अच्छे पावरफुल होते हैं इस वजह से। तो बिगेन टू डिसइंटीग्रेट आफ्टर द डेथ ऑफ, ये जो मुगल एम्पायर है उसका जो विभाजन है वो कब स्टार्ट होता है, औरंगजेब की डेथ के। तो ड्यूरिंग द डिक्लाइन फेज ऑफ मुगल एम्पायर सर्वल स्टेट्स, जब मुगल एम्पायर का पतन होता है तब दो और भी इस पे जो अलग अलग जो राज्य होते हैं, जैसे कि बंगाल, हैदराबाद, अवध, पंजाब, भरतपुर, द रीजन फ्रॉम पुणे टू ग्वालियर हेडेड बाय द मराठा, ये कुछ हैं जो कुछ एरियाज के नाम हैं जो कि मराठा जिनको हेड करते हैं उसको। तो मैसूर एंड कर्नाटका बिकेम फुली इंडिपेंडेंट, और उसी समय जो मैसूर और कर्नाटका है वो पूरी तरह से स्वतंत्र हो जाते हैं। दिस स्टेट ग्रेटली कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द फॉल ऑफ मुगल एम्पायर। तो इस तरह से जो मुगल एम्पायर है वो क्या होता है, धीरे धीरे से उसका पूरा पतन हो जाता है। अटैक फ्रॉम रूल्स लाइक नादिर शाह ऑफ ईरान एंड अफगान रूलर अहमद शाह अब्दाली साउंडेड द डेथ क्नेल फॉर द मुगल एम्पायर। और उसी समय में जो दूसरे और भी इन्वेडर्स होते हैं जैसे कि नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली, जब ये यहाँ पर आकर के अटैक करते हैं इंडिया के ऊपर, तो धीरे धीरे मुगल एम्पायर और भी ज़्यादा मतलब कि ख़त्म हो जाता है। द ब्रिटिश टुक फुल एडवांटेज ऑफ दिस पॉलिटिकल चेयर्स एंड क्राइसिस। तो इस तरह से जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो जो इंडिया में इस तरह से जो डिफरेंट जो घटनाएं होती हैं, ओके, ये जो उनकी जो आपस में जो दंगे फसाद होते हैं उनका वो बहुत ज़्यादा फायदा उठाते हैं। नेक्स्ट इज ईस्ट इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया एंड बिजनेस रिवेलवरी। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसका इंडिया के साथ व्यापार, और उसी के साथ में जो दूसरी कंपनी यहाँ पर थी उनके साथ उनकी जो रिवेलवरी थी, ओके, जो उसके बारे में। इंडिया कंपनी ट्रेड विद इंडिया एंड बिजनेस रिवेलवरी। ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया के साथ व्यापार और जो उसकी साथ में और भी जो कॉम्पिटिटर्स जो थी कंपनीज थी उसके साथ में किसी संबंध थे। द ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज फॉर्म्ड अंडर अ 15 ईयर्स चार्टेड इशूड बाय क्वीन एलिजाबेथ ऑफ ब्रिटेन ऑन 31 दिसंबर 1600। ओके, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है 31 दिसंबर 1600 को में, तब जो इंग्लैंड की महारानी होती है क्वीन एलिजाबेथ, वो 15 ईयर्स के लिए उनको मोनोपोली देती है व्यापार करने के लिए। कंपनी वॉज फॉर्म्ड टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। तो जो कंपनी थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसका जो मेन एम था, गोल था, वो क्या था कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमाना। द ब्रिटिश बिलीव्ड दैट अर्निंग प्रॉफिट बाय हुक और क्रूक वाज राइट। किसी भी तरीके से, मतलब कि किसी भी प्रकार से उनको अपने कंपनी को प्रॉफिट में लाना था। इवन लूट एंड वार वर कंसिडर्ड राइट बाय द ब्रिटिश टू फुलफिल द एंड ऑफ बिजनेस। तो वो बिजनेस में इवन लोगों से लूटना, ओके, आक्रमण करना किसी के ऊपर, युद्ध करके किसी भी तरीके से वो अपना एस्टेब्लिशमेंट यहाँ पर करना चाहते थे और अपनी कंपनी को प्रॉफिट दिलाना चाहते थे। द कंपनी बाय एक्वायरिंग मीन्स ऑफ लूट एंड ट्रेड फील्ड देयर कफर्ट्स बियॉन्ड कैपेसिटी। तो इस तरह से क्या हुआ कि लोगों से लूट करके और वॉर करके, युद्ध करके जो भी उनको धन मिलता था, इस तरह से उनके जो जितने भी जो कोस्ट थे कि जो जिसमें उनका धन रखा जाता है वो मतलब कि उनकी कैपेसिटी से ज़्यादा बढ़ चुके थे। द कंपनी ऑल्सो हैड पॉलिटिकल एम्बिशंस, और इसी के साथ साथ मतलब कि प्रॉफिट ही नहीं कमाना था। जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उनका एक और उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से यहाँ के पूरे व्यापार पर हमारा कब्जा हो जाए और इंडिया को भी हम हमारे कैप्चर में, हम हमारे कब्जे में कर लें। द ब्रिटिश हैड एन
इंडिपेंडेंस, तो उसी समय जो ब्रिटिशर्स होते हैं वो क्या जो हमारे यहाँ की जो कमी होती है उसको एनालाइज कर लेते हैं कि किस तरह से हमारे यहाँ के जो राजा होते हैं वो आपस में लड़ते रहते हैं। तो दे थॉट दैट एक्वायरिंग पॉलिटिकल पावर वुड बी प्रॉफिटेबल टू देयर ट्रेड। तो इस तरह से उनको लगा कि अगर हमारे पास इस कंट्री का पॉलिटिकल पावर आ जाएगा तो हमको आसानी से यहाँ का व्यापार मिल जाएगा। एंड सून दे स्टार्टेड टू वर्क टू अचीव दिस गोल। तो इस तरह से उन्होंने जल्दी से अपना नेक्स्ट जो उनका गोल था वो यही था कि कैप्चर इंडिया एंड टू कैप्चर ट्रेड, इंडिया का व्यापार और इंडिया को पूरी तरह से अपने अंडर में लेना।